जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का यह हमारा वीडियो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था। इसके सभी क्वेश्चन जो है मैंडेटरी यानी अनिवार्य हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें से 15 कंटेंट के और 15 पेडागोजी है। 30 नंबर का यह सेक्शन है। पहला प्रश्न है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। इसका सही आंसर होगा झारखंड। कुडुख झारखंड के जंगलों में रहने वाले लोगों का एक विशेष समुदाय है और इस समुदाय के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उससे भी कुडुख कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपका घर यक्स पर स्थित है। मान लीजिए कोई पॉइंट यक्स है, यहाँ पर आपका घर है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्यालय वाई है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में राजमार्ग व्यस्त होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे। उत्तर 100 मीटर जाना है हमको। यहाँ से हम उत्तर की तरफ 100 मीटर मान लीजिए यहाँ तक गए। फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। पश्चिम में जाते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 75 मीटर। हालांकि 100 मीटर 75 मीटर से छोटा लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 75 मीटर है, ये 100 मीटर है। और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर स्थित दक्षिण में अपने विद्यालय वाई पहुंचते हैं। यहाँ से हम 100 मीटर चलेंगे तो वाई पर पहुंचेंगे। हमें बताना है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। इसकी दिशा बतानी है और दूरी बतानी है। वाई से देखेंगे तो यक्स की दूरी होगी कितनी? 75 मीटर। और यह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में होगा। इसका सही आंसर होगा 75 मीटर ठीक पूर्व में। तीसरा क्वेश्चन है, यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को, यहाँ 2000 नहीं होगा, 2020 होगा, 2020 को प्रातः 3:15 पर गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ऑप्शंस नीचे दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। हमें दूरी दी गई है। दूरी कितनी है? डिस्टेंस है 2640 किलोमीटर। चाल निकालना है, समय पता करेंगे हम। इसका टाइम कितना होगा? 5 जून 2020 से 7 जून 2020 तक निकालना है, यानी 2 दिन। और टाइम देखें तो प्रातः 4:15 से 7 जून को प्रातः 3:15, यानी 24 घंटे में एक कम, यानी 47 घंटे। अब यहाँ से अगर चाल निकाले, स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटे समय होगा 2640 बटे 47। कैलकुलेट करने पर 55.53 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लगभग में जब निकालते हैं तो आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा 56, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है चौथा। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि होती है। ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। मधुमक्खी पालन को समझते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियां जो एशियाई महाद्वीप की जन्मजात उड़ने वाली कीट होती हैं, इनके द्वारा फूलों के पराग से रस इकट्ठा किया जाता है और यही पराग छत्तों में शहद के रूप में एकत्रित हो जाता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। इसी कारण यह सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। इसका सही आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ऑप्शन है आइजैक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल, ग्रेगर मेंडल। वेलक्रो बनाने के पीछे एक कहानी है। वेलक्रो को जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा बनाया गया था 1948 में, जब ये अपने कुत्ते के साथ टहलने गए थे। जब टहल के वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के शरीर पर बहुत सारी बीज चिपकी पड़ी हैं। जब उन्होंने
उसे निकालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनमें छोटे छोटे कांटों जैसी संरचना दिखाई दी। इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया। वेलक्रो को आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वेलक्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज मिस्ट्रल। अगला है छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो अब भारत का एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमीनियम की खान है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 1। एल्यूमीनियम को Al से व्यक्त किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट का 50% से अधिक उत्पादन उड़ीसा से किया जाता है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा से किया जाता है। ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शंस हैं 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या 8 बिंदुओं पर। इसका सही आंसर होगा 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर 2। ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 63 वर्णों की संकेत लिपि है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक वर्ण 6 बिंदुओं से बना होता है, जिसमें से विशेष बिंदुओं की स्थिति से अल्फ़ाबेट का पता चलता है। इसकी खोज सन 1824 ईस्वी में लुईस ब्रेल द्वारा की गई थी। लुईस ब्रेल जो 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो गए थे। इनके जन्मदिन 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है प्रश्न 9। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें से इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मिट्टी को खोदकर नरम बनाएंगे, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया होगी बीज बोने की प्रक्रिया। तीसरी है जब प्याज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खरपतवार हटाना। चौथी है प्याज होने पर उसे खोद कर निकालना। 5वीं प्रक्रिया है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। पहले आएगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, फिर सबसे लास्ट में बी। ए सी डी ई बी। यहाँ देखेंगे पहला ही ऑप्शन है ए सी डी ई बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी डी ई बी। अगला है प्रश्न नंबर 10। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, यह हमें बताना है। ऑप्शंस हैं शिलांग मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेह लद्दाख। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यह क्षेत्र हिमालय के पहाड़ियों में स्थित है, इसी कारण ऊंचा है और पर्वतों की छाया क्षेत्र के में पड़ने के कारण यहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर जितनी कम होती है, इसी कारण यह सूखा क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। यहाँ देखेंगे करेले में बीज होता है, खीरे में इसमें भी बीज पाया जाता है, चीकू में इसमें भी बीज होता है, भिंडी में भी होता है, प्याज में बीज नहीं होता है, नाशपाती में भी बीज पाया जाता है, आलू में बीज नहीं पाया जाता है, यह एक भूमिगत तने का उदाहरण है। टमाटर में पीला और सफ़ेद कलर का बीज पाया जाता है। ऑप्शन में देखेंगे पहला प्याज इसमें शामिल है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में आलू है, इसमें बीज नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें सभी में बीज पाया जाता है। चौथे ऑप्शन में आलू शामिल है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। अगला है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है।
इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ऑप्शन है चिंपैंजी, लंगूर, पांडा, स्लॉथ। सही आंसर हो जाएगा इसका स्लॉथ। ये सब विशेषताएं स्लॉथ की हैं। अगला है 13वां प्रश्न। कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांव के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। कॉलम 1 में स्थान दिए गए हैं और कॉलम 2 में मकान दिए गए हैं, किस तरह के मकान बनते हैं। असम में बांस के खंभों से बने मकान होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और छतें होती हैं। मनाली में पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। इस तरह से ए 3 से मिलेगा, बी 2 से, सी का मिलान 1 से होगा और डी का मिलान 5 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ आप ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो ये सही मिलान है। 14वां प्रश्न। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। ऑप्शन है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना। हम भारत के लोग वास्तव में अर्जेंटीना के संबंध में उल्टे खड़े हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़ानाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा पर क्या प्रभाव डालेगा। ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। अगर बार बार खेतों में एक ही फसल उग रहा है तो मिट्टी को स्वयं की पुनःपूर्ति के लिए समय नहीं मिलेगा, अतः खेतों में अधिक उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी में कोई फसल नहीं उग पाएगा, अतः फसल को उगाने के लिए वह अनुपयुक्त हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 थीमों को शामिल किया गया है। परिवार और मित्र, भोजन, जल, यात्रा, आश्रय, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इनमें से हम पहले ऑप्शन में देखेंगे पदार्थ को नहीं शामिल किया गया है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे में भी पदार्थ है तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा काम और खेल, ये भी नहीं शामिल है। पदार्थ भी नहीं शामिल है और ये भी नहीं शामिल है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। ये सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न नंबर 17। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। कथन दिया गया है, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। यह बिल्कुल सही है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं को चयन करना। सभी वस्तुओं को चयन करने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात ये ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये भी सही है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी सही होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 18। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ऑप्शंस हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है।
अगला है प्रश्न नंबर 19। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ऑप्शन हैं परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल को, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल को। सर्वेक्षण का अर्थ होता है किसी चीज़ की जानकारी या डेटा कलेक्ट करना। इसमें प्रश्नों का एक समूह होता है जिनका उत्तर देना होता है। इसके द्वारा रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल को विकसित किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल को विकसित किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 20। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? कथन है इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। इसमें पहला कथन गलत होगा क्योंकि बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए यह नहीं किया जाता। दूसरा कथन है सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। हाँ, ये चीज़ सीखने के लिए किया जाता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, ये भी सही है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। इस तरह इसका सही आंसर होगा बी और सी केवल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कुणाल ने कपड़ों के बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इसके अतिरिक्त हैं। अतिरिक्त का मतलब है कि जो नहीं होगा, यानी शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, ये हो सकता है। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करे, ये भी सही हो सकता है। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, इसके लिए यह नहीं बुलाया गया है कि स्थानीय भाषा सिखाए। और टाई और डाई को हाथ से करके अनुभव प्रदान करना, ये भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। इसके अतिरिक्त ये सभी तीनों उद्देश्य हो सकते हैं। अगला है प्रश्न 22। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। इसका उपयुक्त आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 23। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है, यानी समुदाय को हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों? ऑप्शंस हैं यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इनमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। अगला है प्रश्न नंबर 24। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप किसके विकास करने में सहायक होगा? ऑप्शन है पूर्वानुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्यों को खींचने का कौशल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। अगला है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से क्या पाठ्य चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस हैं विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा को आसान बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सब इसके उद्देश्य हैं। विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। अगला है प्रश्न नंबर 26, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। ऑप्शंस हैं, जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना का तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, यानी हमें टेक्निकल भाषा का यूज नहीं करना है। अगला है प्रश्न नंबर 27, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? कथन है, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। ये सही है। शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना, ये सही नहीं है। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी सही। तो इस प्रकार ACD ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। ये दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ से। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? ऑप्शंस हैं, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप यानी वीडियो चलाना, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? ऑप्शंस हैं, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति पर व्याख्या करेंगे, इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ईवीएस का ये अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं, वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के पेपर फर्स्ट के ईवीएस के प्रश्नों के साथ, जो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।